गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे की सहारा थे। एक दिन अपनी ही धुन में झूलती हुई मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू मीरा, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है मंदिर में। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है मीरा, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी और माँ की बातों को याद करती हैं। माँ कहती थी तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। मीरा की बात सुनते ही ज्योति का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गईं। लेकिन ज्योति अपनी भावनाओं को छुपाते हुए मीरा से बोली, मैं तुझसे सख्त हूँ मीरा, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। मीरा की बात सुन के ज्योति के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनके झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल। वो थे बहनों के सगा चाचा चाची। अरे ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद? हम ठीक हैं। चाचा जी अब जो है उसी में खुश हैं। खुश झोपड़ी में? तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। माँ तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अभी जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुन के ज्योति की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वो भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ज्योति को ये सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए, लेकिन मीरा ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ मीरा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। दीदी माँ की साड़ी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान सब में है, तुम यहीं से भगवान को पूजना, और मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। सुन के लोग बातें बनाते हैं मीरा, ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। पर हम तो अच्छे हैं ना, हमने कभी किसी की मदद नहीं ली है। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए दीदी। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खा के सोने जाते हैं। अगले सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाती हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थी। दीदी अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ तू ठीक बोल रही है, इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन इसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है, मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी, और मुझे बांस की चीजें बनाना भी आती हैं जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी।
हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है, किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं तब दोनों बहनें अपने मुश्किल भरे जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है, किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। ज्योति बहुत ही हिम्मत वाली थी। वो तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पे पहुंची तो देखा कि जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से धर्मपाल आता दिखा और उसके साथ विमला और उनका बेटा कमल भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हमें ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारे कमल के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था। लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे ये बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारे भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे मीरा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। ऐसे बड़ों के बीच मत बोलो, समझी? अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। मीरा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं हैं। धर्मपाल ने सब कुछ चुप कराकर कहा। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहाँ से चले गए। ज्योति और मीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं? मीरा, लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही धर्मपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहाँ नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में? ये जमीन के बारे में तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चों को बचपन से देखा है। ये झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम, बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी, क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है।
आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। दीदी, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। इन बातों की भनक ज्योति को लगी तो वो मीरा को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। ये जमीन के बारे में तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी को देकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं धर्मपाल के बातों में नहीं आऊंगा, और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद धर्मपाल हताश जैसे नजर आया। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ मीरा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक धर्मपाल के चावल के मील में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को ये खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मील के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। धर्मपाल और उसके बेटे को देख गांव वाले कानाफुच्ची करने लगे। अरे, ये आग ऐसे ही नहीं लगी, ये तो धर्मपाल और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। ज्योति और मीरा के प्रति उनका जो व्यवहार था, वो सोच के धर्मपाल को बुरा लगने लगा। घर जाकर धर्मपाल अपनी पत्नी से आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे भाग्यवान, हमारे साथ ये क्या हो गया। हम तो पल भर में बर्बाद हो गए। पूरा कारोबार, जमीन, सब कुछ छीन गया। अब तो बस ये घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है ये सब भगवान हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है हमको। जी, आप ऐसे मायूस मत हो, कुछ रास्ता होगा। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ, वो आदमी मदद करेगा? अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे चावल की मिल के जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या कह रहा है तू? अगर किसी से मदद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब ये घर कैसे चलेगा। हाँ कमल बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम ये घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। ज्योति और मीरा के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम ज्योति और मीरा के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे।
अरे क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया है उनको। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं, हमारी क्या मदद करेंगे वे? अरे आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसके बाद हम उनके जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। ये बोल के तीनों ज्योति और मीरा के घर पहुंचे। ज्योति बेटी, हमारा चावल के मिल पे आग लग गई है, हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है, लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है कि आग हमने लगाया है? नहीं ज्योति, तू हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद की आस ले आए हैं। कैसी मदद चाचा? क्या मदद चाहिए आपको? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? हम मदद करेंगे चाची, जो हुआ सो हुआ। आखिर आप लोग हमारी चाचा चाची हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही तू मीरा? पागल हो गई है क्या? भूल गई कितना दुख दिया है इन लोगों ने हमें, और हमारे बुरे समय में ये लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करेंगे हम इनकी? ऐसे मत बोलो दीदी, आज माँ बाबूजी होते तो वे भी इन मुसीबत में इनकी मदद करते। और माँ बाबूजी कहा करते थे कि माफ़ी बहुत बड़ी जीत है और माफ़ करने वाला ही असली विजेता है। दीदी आपको मेरी कसम, कृपया आप उनकी मदद कर दीजिए। और वैसे भी इनको हमारे ज़मीन पर खेती करने देंगे तो हमारी भी बहुत मदद होगी और हम आगे से हंसी खुशी एक साथ रह पाएंगे। मान जाओ ना दीदी, मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है, इनके साथ होने से मुझे अच्छा लगेगा। ज्योति मीरा का मासूम चेहरा देख उसकी खातिर मान जाती है और धर्मपाल, विमला और कमल ने भी हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से कभी भी उनका बुरा नहीं सोचेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।